हेलो मेडिकोज, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टीच मी एनाटमी में। शोल्डर जॉइंट कंप्लीट कराने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो है या नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है एल्बो जॉइंट का। एल्बो जॉइंट को हम स्टार्ट करेंगे। एल्बो जॉइंट इज़ जनरली ईजी, इट इज़ ईजी जॉइंट, ईजी टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स जॉइंट जो था वो था शोल्डर जॉइंट। उसकी मूवमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्लिनिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम गोज़ विद एल्बो जॉइंट, लेकिन इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड काफ़ी लॉजिकल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो हम क्लिनिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। किसी भी जॉइंट को पढ़ने से पहले हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। शोल्डर जॉइंट्स में भी, एल्बो जॉइंट में भी सेम चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है वो है टाइप और उसका आर्टिकुलर सरफेस, कैप्सूल, लिगामेंट्स, रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्बो जॉइंट के टाइप एंड आर्टिकुलर सरफेस। अगर मैं टाइप की बात करूं तो एल्बो जॉइंट इज अ हिंज साइनोवियल जॉइंट। एल्बो जॉइंट इज हिंज साइनोवियल जॉइंट। नाउ अगर मैं आर्टिकुलर सरफेस की बात करूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ एल्बो जॉइंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो उसका आर्टिकुलर सरफेस है वो है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, यानी कि बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना। सेकंड जो उसका आर्टिकुलर सरफेस है वो है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, यानी बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस। आर्टिकुलर सरफेस दो हो गए, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट एंड ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। नाउ इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट। बट देयर इज अ वन मोर जॉइंट मिसिंग, जो कि है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। नाउ अभी क्या है, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन हो रहा है। फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन जो है वो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट एंड ह्यूमरो रेडियल जॉइंट करा रहे हैं। बट क्या एल्बो के कंटेक्स्ट में प्रोनेशन एंड सुपीनेशन नहीं हो रहा? प्रोनेशन एंड सुपीनेशन दोनों हो रहे हैं। सुपीरियर, और वो किसके कंटेक्स्ट में हो रहे हैं? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो अब ये तीन जब आपस में मिलेंगे, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, दिस इज नोन एज एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स। एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स। Why complex? Complex because it has more than two joints. Humero-ulnar joint, humero-radial joint and superior radio-ulnar joint. MCQ में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट। ऑप्शन में दे दिया ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट, ह्यूमरो-रेडियल जॉइंट एंड सुपीरियर रेडियो-अल्नर जॉइंट। तो आप हमेशा ह्यूमरो-अल्नर एंड ह्यूमरो-रेडियल को चूज करेंगे, ना कि सुपीरियर रेडियो-अल्नर जॉइंट। सुपीरियर रेडियल-अल्नर जॉइंट is a part of elbow joint complex, not elbow joint. Okay, this is type and articular surface of elbow joint. अब हम स्टार्ट करेंगे कैप्सूल। सेकंड पॉइंट, कैप्सूल। कैप्सूल बताने से पहले मैं दो चीज बता देता हूं। कैप्सूल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इंट्रा कैप्सूलर एंड वन इज एक्स्ट्रा कैप्सूलर।
इंट्रा मतलब जो भी आर्टिकुलर सरफेस या किसी भी जॉइंट के पार्ट्स इन द कैप्सूल होंगे, इनसाइड द कैप्सूल होंगे, वो है इंट्रा कैप्सूल, यानी पार्ट्स ऑफ जॉइंट इनसाइड द कैप्सूल। एंड एक्स्ट्रा कैप्सूलर में क्या होंगे? पार्ट्स ऑफ जॉइंट outside the capsule. These are two types of capsules. अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ एल्बो जॉइंट का। डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले ह्यूमरस का हेड बनाएंगे, लोअर हेड। दिस इज कैपिट्यूलम, दिस इज ट्रोक्लिया, दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल, and this is medial epicondyle. Above these two articular surface there is two fossas, coronoid fossa and radial fossa. This is humerus. अब इसके जो लोअर सरफेस है या जो बाकी की दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, सबसे पहली है रेडियस, रेडियस टू द लेटरल साइड, एंड अल्ना। अल्ना बनाने के लिए दिस इज ट्रोक्लियर नोच एंड दिस इज शाफ्ट ऑफ द अल्ना. दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना. नाउ दिस इज द एंटीरियर सरफेस. पोस्टीरियर सरफेस के लिए वी नो दैट अल्ना इज अ हुक शेप. दिस इज अल्ना. पोस्टीरियर साइड पे अल्ना का ओलिक्रेनोन प्रोसेस इन द ओलिक्रेनोन फोसा. दिस इज ओलिक्रेनोन फोसा. उसके अंदर अल्ना का ओलिक्रेनोन प्रोसेस है. ये दो एपिकोंडाइल्स हैं एंड दिस इज अल्ना एंड दिस इज रेडियस. दिस इज पोस्टीरियर सरफेस. कैप्सूल देखने के लिए एंटीरियर साइड पे जो कैप्सूल प्रेजेंट है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट अबव टू फोसास सुपीरियरली. मीडियली इट कवर्स द ट्रोक्लिया एंड अपर हेड ऑफ अल्ना. Laterally it covers the upper head of radius. Sorry, inferiorly it covers the upper head of radius and laterally it covers the trochlea. This is the capsule on anterior side. पोस्टीरियर साइड की बात करें, पोस्टीरियर साइड पे जो कैप्सूल प्रेजेंट है वो ओलिक्रेनोन फोसा और ओलिक्रेनोन प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस पे, रेडियस के हेड पे एंड ओलिक्रेनोन फोसा के बाउंड्रीज को कवर करता है. दिस इज द पोस्टीरियर साइड. दिस इज द कैप्सूल. डायग्राम में दिखा देता हूं. दिस इज योर एल्बो जॉइंट. दिस इज योर एल्बो जॉइंट. दिस इज एंटीरियर सरफेस. दिस इज पोस्टीरियर साइड. एंटीरियर साइड पे कैपिट्यूलम, ट्रोक्लिया, अल्ना, रेडियस. दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस. ट्रोक्लियर नोच में कोरोनॉइड प्रोसेस जाएगा और पोस्टीरियर साइड पे ओलिक्रेनोन फोसा में ओलिक्रेनोन प्रोसेस जाएगा. कैप्सूल कैसे है? दो फोसास को कवर करके अल्ना और रेडियस के अपर हेड को कवर करती है. दिस इज योर एंटीरियर साइड ऑफ कैप्सूल. पोस्टीरियर साइड में ये सिर्फ ओलिक्रेनोन प्रोसेस की बाउंड्रीज एंड रेडियस के हेड को कवर करती है. दिस इज योर पोस्टीरियर कैप्सूल. ठीक है. अब हम बात करेंगे व्हाट इज इंट्रा कैप्सूलर एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा कैप्सूलर. इंट्रा कैप्सूल एंड एक्स्ट्रा कैप्सूल. नाउ डायग्राम देख के बताओ आप मुझे व्हाट इज इंट्रा कैप्सूल.
कैप्सूल के अंदर क्या क्या आ रहा है? कैपिट्यूलम, ट्रोक्लिया, दोनों फोसा, रेडियल हेड एंड ट्रोक्लियर नोच। सो हम ये सब लिख लेते हैं। व्हाट इज इंट्राकैप्सूलर? कैपिट्यूलम, ट्रोक्लिया, फोसाज। विच वन फोसाज? रेडियल एंड कोरेनोइड। रेडियल हेड एंड ट्रोक्लियर नोच। अब हम बात करेंगे व्हाट इज एक्स्ट्रा कैप्सूलर। नाउ इस कैप्सूल के बाहर क्या बच गया? दो कॉन्डाइल्स। ऑब्वियसली ये दो कॉन्डाइल्स बच गए। तो क्या है एक्स्ट्रा कैप्सूलर? क्या है? मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, दिस इज योर कैप्सूल, इंट्रा कैप्सूलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सूलर। एंटीरियर सरफेस पे कैपिट्यूलम, ट्रोक्लिया, क्या क्या आएंगे इंट्रा कैप्सूल में? कैपिट्यूलम, ट्रोक्लिया, दोनों फोसा, रेडियल हेड एंड ट्रोक्लियर नोच। एक्स्ट्रा कैप्सूल में मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल्स। दिस इज योर कैप्सूल। अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया? टाइप एंड आर्टिकुलर सरफेस, कैप्सूल्स। अब हम लिगामेंट्स की बात करेंगे। लिगामेंट्स, नाउ एल्बो जॉइंट के लिगामेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दो टाइप के लिगामेंट्स हैं। अगर मैं लेटरल और मीडियल बात करूं, सबसे पहले हम लिखते हैं मीडियल एंड लैटरल। बोन्स के मीडियल साइड पे जो लिगामेंट प्रेजेंट है, मीडियल साइड पे विच बोन इज प्रेजेंट? अल्ना इज प्रेजेंट ऑन मीडियल साइड। तो जो लिगामेंट मीडियल साइड पे प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। नाउ लेटरल साइड पे कौन सी बोन प्रेजेंट है? रेडियस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। नाउ जो अल्नर लिगामेंट है, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगुलर शेप। जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है, दिस इज फैन शेप्ड। नाउ आई विल शो यू बाय द डायग्राम। दिस इज योर एल्बो। हाँ, ये है एल्बो। यहां पर ये जो बोन दिख रही है, विच बोन इज दिस? दिस इज ह्यूमरस। दिस इज अल्ना बिकॉज हुक लाइक शेप। पीछे ओलिक्रनोन फोसा है एंड दिस इज कोरेनोइड फोसा। लिगामेंट्स कैसे है? जो अल्नर लिगामेंट है, इट इज इनटू 3 बैंड्स। यहां पर कौन सा एपिकॉन्डाइल है? विच एपिकॉन्डाइल इज दिस? दिस इज लेट मीडियल एपिकॉन्डाइल बिकॉज अल्ना इज प्रेजेंट मीडियली। मीडियल एपिकॉन्डाइल से जो बैंड एंटीरियर साइड पे जाएगा, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर बैंड। जो पोस्टीरियर साइड पे जाएगा, दिस इज पोस्टीरियर बैंड। एंड जो ओब्लिकली जाएगा, दिस इज नोन एज ओब्लिक बैंड। दिस इज योर अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। सो दिख गया, ट्रायंगुलर शेप है।
तीन बैंड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट इज एंटीरियर बैंड जो मीडियल एपिकोंडाइल से कोरोनॉइड फोसा तक जाएगा, दैट इज एंटीरियर बैंड। जो मीडियल एपिकोंडाइल से ओलिक्रनोन फोसा तक जाएगा वो है पोस्टीरियर बैंड। एंड जो एंटी कोरोनॉइड फोसा से ओलिक्रनोन फोसा तक ऑब्लिकली जाएगा उसका नाम है ऑब्लिक बैंड। अब हम बात करते हैं रेडियल कोलैटरल लिगामेंट की। रेडियल कोलैटरल लिगामेंट इज प्रेजेंट ऑन दिस रेडियस बोन। दिस इज योर लेटरल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल से जो लिगामेंट फैन की तरह इस रेडियस के हेड को कवर करेगा, फैन की तरह, इसका नाम है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। दीज आर योर लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट। लिख लेते हैं। इनटू कितने बैंड्स? 3 बैंड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है? मीडियल एपिकोंडाइल से कोरोनॉइड फोसा, फर्स्ट बैंड। सेकंड बैंड मीडियल एपिकोंडाइल से ओलिक्रनोन फोसा, सेकंड बैंड। थर्ड बैंड कोरोनॉइड फोसा टू ओलिक्रनोन फोसा, थर्ड बैंड। डायग्राम कैसे बनाएंगे? दिस इज योर ह्यूमरस हेड, दिस इज योर मीडियल एपिकोंडाइल, ये हो गया अल्ना। फर्स्ट बैंड इज दिस, सेकंड बैंड इज दिस, एंड थर्ड बैंड इज फ्रॉम these two process. This is your medial ligament. Radial, this is your humerus, this is your radius का round head and narrow neck. फैन की तरह it attach with the radius head. This is your radial collateral ligament. तो अब हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए हैं? टाइप, आर्टिकुलर सरफेस, कैप्सूल एंड लिगामेंट। अब हम रिलेशंस की बात करते हैं कि ये जो एल्बो जॉइंट है इसके एंटीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट है, पोस्टेरियर साइड्स पे क्या प्रेजेंट है, मीडियल पे क्या प्रेजेंट है एंड लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है। फोर्थ पॉइंट इज रिलेशंस। रिलेशंस, सबसे पहला रिलेशन क्या होता है? एंटीरियर, second would be posterior, third would be medial, and fourth would be lateral. एंटीरियर साइड पे जो चीज़ें प्रेजेंट है, सबसे पहले हमने ह्यूमरस में पढ़ा था कि ह्यूमरस के एंटीरियर साइड से मीडियल नर्व आती है। सो देयर इज अ मीडियल नर्व ऑन एंटीरियर साइड, ब्रेकियल नर्व ऑन एंटीरियर साइड, biceps tendon. Now anterior side पे which muscles would be present? biceps तो obviously biceps के tendon, and posterior side पे triceps के tendons. तो biceps के tendons के बाद क्या आएगी? brachialis muscle. These are anterior relations of elbow joint. posterior relations के लिए बात करेंगे triceps, triceps and एक छोटी सी मसल है ह्यूमरस में पड़ी थी, एनकोनियस, एनकोनियस। दीज आर पोस्टेरियर रिलेशंस ऑफ द एल्बो जॉइंट। मीडियल की बात करें, व्हाट आर द मीडियल रिलेशंस? तो अगर एंटीरियरली मीडियल नर्व आ रही है तो मीडियली व्हाट विच नर्व विल कम? इट इज अल्नर नर्व, अल्नर नर्व। उसके बाद कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, कॉमन flexure origin, and lateral side पे supinator, brachioradialis, common extensor origin।
ना अब इसमें मैं आपकी हेल्प इतनी नहीं कर पाऊँगा बिकॉज रिलेशंस आपको या तो रटने पड़ेंगे, और अगर आपका डाइसेक्शन नहीं हुआ है तो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न दीज थिंग्स, बिकॉज डाइसेक्शन के बिना ये चीज़ें याद होनी बहुत मुश्किल होती हैं। सो इसीलिए रटने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं रिलेशंस याद करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई। व्हाट वुड बी द ब्लड सप्लाई ऑफ द एल्बो जॉइंट। नाउ हमने एक लॉ पढ़ा था कि द जॉइंट, जो ब्लड वेसल्स जॉइंट को सप्लाई करती हैं वही सप्लाई उसकी मसल्स को भी होगी, वही सप्लाई उसकी नर्व्स को भी होगी। तो ब्लड सप्लाई क्या है इसकी? फर्स्ट ब्लड सप्लाई वुड बी ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, second would be branch of forearm artery. नाउ इन दोनों की जो ब्रांच है उसका एनास्टोमोसिस होता है, एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो। यानी हमने कभी एल्बो भी देखी होगी ब्लड सप्लाई के टाइम पे कि एल्बो पे कुछ जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ऊपर से कुछ नर्व्स आती हैं एक दो और यहाँ पर आके एनास्टोमोस हो जाती हैं। दिस इज नोन एज एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस क्या होता है? जॉइनिंग ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स या वेसल्स जहां पर आकर जॉइन होते हैं वो है एनास्टोमोस। तो ब्रेकियल आर्टरी एंड फोरआर्म आर्टरी आपस में आके एनास्टोमोस करते हैं अराउंड एल्बो में। दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द एल्बो जॉइंट। नाउ विल टॉक अबाउट नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट। नर्व जो इसकी सप्लाई होगी सबसे पहले है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। Second would be ulnar nerve. Third would be median nerve. And fourth would be radial nerve. ये तीन हमने जब हम ह्यूमरस की ऑस्टियो कर रहे थे तब हमने ये पढ़ी थी। बस एक याद रखना है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो अब नहीं आई है। तो कौन कौन से हो गए? ब्लड सप्लाई, ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड फोरआर्म आर्टरी। नर्व सप्लाई वुड बी मस्कुलोक्यूटेनियस, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व एंड रेडियल नर्व। तो हमारे टॉपिक्स जो कवर हो चुके हैं दैट आर टाइप एंड आर्टिकुलर सरफेस, कैप्सूल, लिगामेंट, रिलेशन, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। नाउ मूवमेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। अब हम मूवमेंट्स को कवर करते हैं। मूवमेंट्स, नाउ जो मूवमेंट्स है these are generally two. What are those? First would be flexion, second would be extension. फ्लेक्शन जो मसल्स करा रही हैं वो है सबसे पहले बाइसेप्स, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीरियर साइड। और जब हम एल्बो को फ्लेक्स करते हैं तो हमने देखा होगा बाइसेप्स पंप आता है, तो वो किसकी वजह से है? बाइसेप्स मसल्स की वजह से। उसके बाद है ब्रैकियालिस मसल। थर्ड वुड बी ब्रेकियोरेडियालिस। एक्सटेंशन की बात करूं, फ्लेक्शन अगर बाइसेप्स करा रही है तो एक्सटेंशन कौन सी मसल कराएगी? ट्राइसेप्स एंड अ स्मॉल मसल एनकॉनियस। नाउ एक पॉइंट यहां पर याद करने की बात है कि जो मेजर मूवमेंट में हेल्प कौन सी मसल कर रही है फ्लेक्शन में, वो है बाइसेप्स एंड ब्रैकियालिस।
यहाँ पर मेजर जो है वो है ट्राइसेप्स। तो एनकॉनियस और ब्रेकियोरेडियालिस क्या है? दीज आर सपोर्टिव मसल्स, दीज आर सपोर्टिव मसल, लेकिन ये वीक एक्सटेंशन कराती हैं, वीक एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। वीक क्यों है? वाई वीक? वीक इसलिए बिकॉज दे आर प्रेजेंट far from the joint. Now समझते हैं इसको। This is your humerus, capitulum trochlea, radius and ulna. यहाँ पर carpals. These are your metacarpals and phalanges. जो biceps है that is present up to the joint, but जो यहाँ पर ब्रेकियोरेडियालिस है वो पूरी रेडियस को कवर करती है, इट कवर्स द रेडियस। सो विच मसल इज लॉन्गर? लॉन्गर कौन सी मसल है? ब्रेकियोरेडियालिस। एंड शॉर्टर कौन सी है? बाइसेप्स। तो रूल क्या कहता है कि जो मसल जॉइंट से दूर होगी वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कम करा पाती है, लेस फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बिकॉज फार फ्रॉम द जॉइंट। जो मसल जॉइंट के जितनी पास होगी वही उसके लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होगी उसके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए। दिस इज अ रूल। तो बेसिकली मेजरली जो फ्लेक्शन में हेल्प कर रही है वो है बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस, बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस। एक्सटेंशन में जो हेल्प कर रही है वो है ट्राइसेप्स। सपोर्टिव मसल जो है वो ब्रेकियोरेडियालिस एंड एनकोनियस मसल। दीज आर फॉर वीक फ्लेक्शन एंड वीक एक्सटेंशन। मूवमेंट्स के बाद हम करते हैं क्लिनिकल। क्लिनिकल को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट इज एक्सिस और कैरिंग एंगल ऑफ अ एल्बो जॉइंट। कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो जॉइंट, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। दिस इज योर नॉर्मल एल्बो पोजीशन। नाउ जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारी एल्बो एक एंगल बनाती है, दिस एंगल, ये एंगल बनाती है। इस एंगल को हम बोलते हैं कैरिंग एंगल। नाउ ये एंगल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर यहाँ पर एंगल नहीं होगा, नाउ जनरली हमने देखा है कि जो एल्बो में है वो गैप रहता है और एल्बो कभी भी कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं है, इट हैज़ अ एंगल। वो एंगल इसीलिए है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को इजीली होल्ड कर सकें। अब हम पढ़ेंगे कि ये कैरिंग एंगल एक्चुअल में क्या है। व्हाट इज दिस कैरिंग एंगल? डायग्राम बनाता हूं मैं। दिस इज ट्रोक्लिया, दिस इज कैपिटुलम, दिस इज lateral epicondyle and this is medial epicondyle. Now this is central axis. इमेजिन कर लेते हैं ये इसका सेंटर है। अब होता क्या है, कैरिंग एंगल जो है वो कितनी डिग्री पे प्रेजेंट है? कैरिंग एंगल क्यों बना? पहली बात तो बिकॉज जो ट्रोक्लिया है, दिस इज ट्रोक्लिया, ये ट्रोक्लिया ऑब्लिकली प्रेजेंट है। यहाँ पे ये कम डिस्टेंस है इसकी, यहाँ पे लेंथ कम है, लेकिन यहाँ पर इसकी विड्थ ज़्यादा है। यहाँ पर विड्थ कम है, यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है विड्थ का, दिस डिफरेंस, दिस इज ऑफ 6 mm। ये 6 mm की डिफरेंस की वजह से जब यहाँ पर अल्ना आके अटैच होगी, यहाँ पर अल्ना अटैच होगी तो वो एक एंगल पे अटैच होगी। उस एंगल की वजह से एल्बो में एक कैरिंग एंगल जनरेट होता है, उसे हम बोलते हैं
carrying angle. This is carrying angle. Now why this carrying angle is important? To hold objects प्रिसाइजली, ताकि हम प्रिसाइजली चीज़ों को होल्ड कर सकें और फूड को ईट कर सकें. अब मेल में जो कैरिंग एंगल है वो फीमेल से कम होता है. फीमेल्स में जनरली ज़्यादा होता है. फीमेल्स में कितना होता है? अप टू 15 डिग्री होता है. एंड मेल्स में इट इज़ अबाउट 10 to 13 डिग्री कैरिंग एंगल. ना वो कैरिंग एंगल तो है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई इसकी डिफॉर्मिटी ना हो. तो इफ़ कैरिंग एंगल अगर ज़्यादा है नॉर्मल से और कैरिंग एंगल अगर नॉर्मल से कम है, उसको हम देखते हैं. फर्स्ट, क्लिनिकल एनाटमी. दिस कैरिंग एंगल ऑल्सो कम इन क्लिनिकल एनाटमी. कैरिंग एंगल अगर इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है. अगर कैरिंग एंगल इंक्रीज होता है उसका नाम है क्यूबाइटल वैल्गस. अगर कैरिंग एंगल डिक्रीज होता है उसका नाम है क्यूबाइटल वैरस. VARUS. वैरस एंड वैल्गस में कंफ्यूज नहीं होना. क्यूबाइटल वैल्गस में एंगल इंक्रीज होता है एंड क्यूबाइटल वैरस में एंगल डिक्रीज होता है. नाउ कितना इंक्रीज होगा? तो नॉर्मल अगर 15 है तो इंक्रीज कितना होगा? ऑब्वियसली मोर देन 15 डिग्री. मोर देन 15 डिग्री. नाउ जनरली ये जो है कॉन्जेनाइटल होता है या बाय बॉर्न डिफॉर्मिटी आ जाती है किसी में, एंड इसकी वजह से जो है ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने में, खाना खाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है. ऐसा नहीं कि मेजरली इश्यूज होते हैं, बट हाँ प्रिसाइज नहीं हो पाता. अब क्यूबाइटल वैरस एंगल के डिक्रीज होने की वजह से बनता है, और ये हो सकता है किसी फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है कॉन्जेनाइटल भी हो. अब हम देखते हैं. दिस इज योर नॉर्मल कैरिंग एंगल. इफ ये एंगल बढ़ जाता है, एंगल बढ़ गया, दिस इज क्यूबाइटल वैल्गस. एंड अगर ये एंगल कम हो गया, दिस इज क्यूबाइटल वैरस. वैरस देख लेते हैं डायग्राम. ये तो है नॉर्मल 10 to 15 डिग्री. अब क्यूबाइटल वैल्गस में क्या है? एंगल जो है वो इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पर दिख रहा होगा एक एंगल इंक्रीज हो गया, ये एंगल बढ़ गया मोर देन 15 डिग्री. मोर देन 15 डिग्री. दिस इज क्यूबाइटल वैल्गस. एंड क्यूबाइटल वैरस नॉर्मल से भी कम हो गया, स्ट्रेट हो गई ऑलमोस्ट एल्बो. दिस इज क्यूबाइटल वैरस. तो ये है फर्स्ट क्लिनिकल एनाटमी ऑफ कैरिंग एंगल. सेकंड है डिसलोकेशन. डिसलोकेशन ऑफ एल्बो. नाउ डिसलोकेशन जो जनरली कॉमन है वो है मोस्टली कौन सा देखा गया है? पोस्टेरियर डिसलोकेशन. पोस्टेरियर डिसलोकेशन. पोस्टेरियर डिसलोकेशन के साथ साथ और क्या विजिबल है? फ्रैक्चर ऑफ कोरेनॉइड फोसा. कोरेनॉइड फोसा का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हम मोस्टली ये मानते हैं कि जो है एल्बो का डिसलोकेशन होता है. पोस्टेरियर क्यों है? मोस्टली डायग्राम में देखते हैं. दिस इज डिसलोकेशन ऑफ एल्बो. ये है सजाइटल व्यू. नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट है. दिस इज ह्यूमरस, दिस इज रेडियस एंड दिस इज अल्ना. अब होता क्या है कि
ये जो अल्ना है, ये अल्ना पोस्टेरियर साइड पे ही डिसलोकेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी मेजर अगर हिट आएगा तो वो सामने से ही आ सकता है, और पीछे से आएगा तो जो ओलिक्रनोन फोसा है वो होल्ड करके रख सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। बट इफ एनी इंजरी अकर्स, तो सबसे पहले जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो ब्रेक होगा, बिकॉज पोस्टेरियर साइड पे अगर ये डिसलोकेट होगी तो हेड आगे जाएगा, हेड आगे जाएगा तो कोरोनॉइड फोसा ब्रेक हो जाएगा। तो हेड के अल्ना के ओलिक्रोनोन के पीछे जाने से और हेड के आगे जाने से कोरोनॉइड ब्रेक हो जाएगी। इसी वजह से डिसलोकेशन में पोस्टेरियर साइड पे शिफ्ट होता है। दिस इज योर डिसलोकेशन। थर्ड है गोल्फर्स एल्बो। नाउ जनरली पीपल जो गोल्फ खेलते हैं, और गोल्फर एल्बो का दूसरा नाम है मीडियल एपिकोंडिलाइटिस। एपिकोंडिलाइटिस, आइटिस वर्ड इज यूज्ड फॉर इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन इन द मीडियल एपिकोंडाइल इज नोन एज गोल्फर्स एल्बो। इसमें क्या हो सकता है? फोर्सफुल wrist एंड फिंगर मूवमेंट, फोर्सफुली मूव करानी पड़ जाती है और पेन होता है। मीडियल एपिकोंडिलाइटिस इसे बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो को, जिसमें मीडियल एपिकोंडाइल में इन्फ्लामेशन हो जाता है। फोर्थ कौन सी है? टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो, इसे हम बोलते हैं लेटरल एपिकोंडिलाइटिस। लेटरल एपिकोंडिलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन द लेटरल एपिकोंडाइल। इसको एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। दिस इज योर गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो, दिस इज योर मीडियल एपिकोंडाइल, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है, इसे बोलते हैं पेन होगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो और मीडियल एपिकोंडिलाइटिस। दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल आउटसाइड, दिस इज नोन एज टेनिस एल्बो, पेन इन द लेटरल एपिकोंडाइल। नाउ जो नेक्स्ट है वो है स्टूडेंट्स एल्बो। स्टूडेंट्स एल्बो, ये जो है इसका दूसरा नाम है ओलिक्रनोन बर्साइटिस, यानी इन्फ्लामेशन इन द ओलिक्रनोन बर्सा। तो जो ओलिक्रनोन बर्सा है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, और ये किस वजह से होती है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हैंड पोस्चर। बच्चे जो डेस्क पे कोहनी रख के और हाथ को आराम से मस्त चिल करके बैठते हैं, भाई टीचर तो पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, नींदों में रहते हैं, तो दिस इज बेसिकली ओलिक्रनोन बर्साइटिस। ये ओलिक्रनोन फोसा में इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड पोस्चर की वजह से। इसके बाद है लास्ट क्लिनिकल एनाटमी, दैट इज पुल्ड एल्बो। पुल्ड एल्बो, पुल्ड एल्बो जो है वो मोस्टली कॉमन है मोर इन बिलो 5 years ऑफ एज। इसमें क्या होता है? रेडियस जो है, हमने पढ़ा था रेडियस की ऑस्टियोलॉजी में, बोन्स में, फीचर्स में, कि रेडियस के हेड से एन्युलर लिगामेंट ज्वाइन होता है। नाउ जो वो एन्युलर लिगामेंट है, रेडियस का जो हेड है, तो रेडियस हेड पुल्ड फ्रॉम एन्युलर लिगामेंट। तो जो रेडियस का हेड है
वो एन्युलर लिगामेंट में से पुल हो जाता है, जिसकी वजह से एल्बो है वो पुल हो जाती है। अब जनरली क्या होता है, बच्चों में कॉमन देखा गया है कि भाई पेरेंट्स जो है या जो उनके पापा जिम जाते हैं तो हवाबाजी के चक्कर में वो क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं बच्चे कूद, मैं तेरे को उठाऊंगा गड्ढे पे से। तो वो क्या करते हैं, इसमें हैंड को पकड़ के बच्चे को ऊपर खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस का जो एनुलर लिगामेंट है उसमें से रेडियस का हेड शिफ्ट कर जाता है, एंड जिसकी वजह से एल्बो पुल हो जाती है। तो ये था हमारा एल्बो जॉइंट। काफ़ी इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट किसी भी जॉइंट को पढ़ने से पहले टाइप क्या है इसका, हिंज जॉइंट है। आर्टिकुलर सरफेस वुड बी ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जो एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैप्सूल इंट्रा कैप्सूलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सूलर, जो इनसाइड द पार्ट होंगे वो है इंट्रा कैप्सूलर, जो आउटसाइड द पार्ट होंगे वो है एक्स्ट्रा कैप्सूलर। लिगामेंट दो होते हैं, मीडियल एंड लैटरल। जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है वो है रेडियल कोलैटरल, जो मीडियल साइड पे प्रेजेंट है वो है अल्नर कोलैटरल। अल्नर जो है वो ट्रैंगुलर है, रेडियल जो है वो फैन शेप्ड है। अल्नर वाला 3 बैंड में डिवाइड है, मीडियल एपिकोंडाइल से कोरोनॉइड फोसा, मीडियल एपिकोंडाइल से ऑरिक्रानोन फोसा एंड कोरोनॉइड टू ऑलिक्रानोन फोसा। रिलेशन की बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल रिलेशंस है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्रेकियल आर्टरी और फोराम आर्टरी का एनास्टोमोसिस है। नर्व सप्लाई की बात करें तो अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व एंड मस्कुलोकुटेनियस नर्व है। मूवमेंट्स जनरली दो होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन बाइसेप्स कराता है, एक्सटेंशन ट्राइसेप्स कराती है, एंड एनकॉनियस। एनकॉनियस एंड ब्रेकियोरेडियालिस वीक मसल्स है जो सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द जॉइंट। कैरिंग एंगल एल्बो का 6 mm का है बिकॉज ऑफ द ट्रोक्लिया की वजह से। अगर कैरिंग एंगल इंक्रीज हो रहा है तो क्यूबाइटल वेल्गस है, डिक्रीज हो रहा है तो क्यूबाइटल वेरस है। डिसलोकेशन ऑफ एल्बो इज ड्यू टू मोस्टली पोस्टीरियर डिसलोकेशन और फ्रैक्चर ऑफ कोरोनॉइड फोसा। Golfer's elbow is medial epicondylitis because inflammation on the medial side. Tennis elbow is lateral epicondylitis because inflammation on the lateral epicondyle. Student elbow is due to inflammation in the olecranon bursa. Pulled elbow is more in 5 years of age because radius head pulled from ulnar ligament. So this was all about your elbow joint. Hope you like the video. Please like, share, subscribe, and please suggest some ideas that I can improve in my videos. So bye bye dosto, goodbye, thank you.